हमारे बीच है आगरा लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब, जो कि एटा जनपद के जलेसर क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं और रात के लगभग 9 बजने वाले हैं। गांव में, दूर दराज के इलाकों में घूम घूम कर संदेश दे रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। आइए उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ उनके मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और क्या उनको आश्वासन दे रहे हैं। जी सर। इस बार देखिए, इस लोकसभा में 5 विधानसभाएं हैं। एक आगरा उत्तर है, एक आगरा दक्षिण है, एक छावनी है, एक एतमादपुर, जलेसर। पांचों का मिजाज अलग है, पांचों का डीएनए अलग है, पांचों की समस्याएं अलग हैं। जैसे हमारा एतमादपुर है तो आलू बाहुल्य, जलेसर है पूरा किसानों का है, आगरा उत्तर है व्यापारियों की है, आगरा दक्षिण और उधर उनकी अलग समस्याएं हैं। तो हर गली की, जैसे हर गांव में किसी की सड़क की, किसी की स्कूल, किसी की बिजली, किसी की पानी, किसी के यहाँ नाली, तो किसी के यहाँ खरंजा, तो किसी के यहाँ विधवा पेंशन गांव में, तो कहीं विकलांग पेंशन, ऐसे होती है। वो तो करते ही हम लोग। लेकिन मोदी जी का जो इस बार संकल्प पत्र उन्होंने नाम दिया है, क्योंकि मैनिफेस्टो से लोग नफरत करने लगे हैं और घोषणा पत्र को तो केवल घोषणा ही मानते थे। कुछ लोगों को घोषणा मंत्री भी कहा जाने लगा था, इसलिए उन्होंने संकल्प कहा। और हम सनातन धर्मियों में एक बात है कि संकल्प, जैसे हम हाथ में जल लेकर, चावल लेकर संकल्प लेते हैं, ऐसे ही मोदी जी ने उतनी ही पवित्रता प्रदान की है अपनी 5 साल के मैनिफेस्टो को, कि ये हमारा संकल्प है। और उसको तो पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बहुत है जिसमें गेम चेंजर ये है जो केवल भारत कर पाया है कि कोई भी व्यक्ति इस चुनाव की आचार संहिता के बाद 70 साल का हो जाएगा, चाहे वो एलीट क्लास हो, चाहे फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो टाटा बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी हो, तो उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा। मुझे लगता है 70 साल से ऊपर अगर हम पैथोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं तो कुछ ना कुछ जो है आता ही है। हम एक बीमारी दिखाने जाते हैं तो 2 साथ में लेके आते हैं। ये बहुत गेम चेंजिंग कार्यक्रम हुआ है कि सीनियर सिटीजन्स को आयुष्मान कार्ड मीन्स 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल। कईयों के बच्चे नहीं हैं, कईयों के अनएम्प्लॉयड हैं। 70 साल होना, चाहे पैसे वाले हों चाहे महागरीब हों, ये एक बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए ये गेम चेंजर होगा। तमाम चीज़ें, अब मैं लाभार्थियों के हाथ उठाता हूँ तो शौचालय वाले मिल जाते हैं, आवास वाले मिल जाते हैं। अब 5 किलो गेहूँ चावल तो मिल ही रहा है, 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। तो उज्ज्वला का सिलेंडर मिल रहा है, 14 करोड़ किसान सम्मान निधि मिल रही है, 13 करोड़ गैस के सिलेंडर मिले हैं, 35 करोड़ के आयुष्मान कार्ड बन गए हैं। तो ये मैंडेटरी नहीं थे, ये ऑब्लिगेटरी हैं। तो लोग अब तुलना कर रहे हैं कि ये संविधान में लिखा होता तो बाकियों को देना चाहिए था। इसका मतलब ये संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, ये मोदी जी के दिल से निकली हुई व्यवस्था है। तो मोदी जी जो है, एक सर्वे आया है कि यदि भारत में, इस बात को बीपी दिखाई 2-3 बार तो मुझे खुशी होगी, कि यदि भारत में जातवाद ना होता, गोत्रवाद ना होता, कट्टर अल्पसंख्यक लोग ना होते और अपनी अपनी बिरादरी के नेताओं के साथ खूंटे से न बंधे होते, लाभार्थी यदि अपने परिवार के साथ मोदी जी के प्रत्याशी को वोट दें, तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के साथ तमिलनाडु में कमल खिल जाएगा। ये सर्वे आया है। तो लाभार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इस समय शानदार है। यदि गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, तो योगी जी का कार्यकाल उत्तर प्रदेश का स्वर्ण युग है। ये जलेसर एटा ज़िले में है, जहाँ कोई सपा की सरकार में प्लॉट सुरक्षित नहीं होता था, बहू बेटी दुकान मकान नहीं होता था, अकड़ पकड़ होती थी, हमारी भैंसियों तक को उठा के ले जाते थे और चोरी नहीं होती थी, लूट होती थी उनकी। तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। आज बेटी यहाँ से कानपुर जाती है तो हमें चिंता नहीं करनी पड़ती है, ये नहीं पूछना पड़ता कहाँ पहुँची, और जब हॉस्टल में पहुँच जाए तो फ़ोन करना। ये लॉ एंड ऑर्डर का एक उत्तम उदाहरण है। इन सब को लेकर तो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं, लेकिन एक गजब का काम हुआ है कि अगर कोई एसएचओ जितना काम करता है, उससे 1 घंटा ज़्यादा हमारा मंडल अध्यक्ष काम करता है। ये बात बिल्कुल सच है। और सेवा ही संगठन के तर्ज पर समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किया है। और जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध काल में खून बहाने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं तो हमेशा एक कहता हूँ कि भैया, इनका पेट्रोल का खर्चा 15,000 20,000 रुपये महीने पार्टी के संगठन के लोगों का होता है। इसीलिए पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इन सब को लेकर के हम लोग 400 पार का कमल खिलाएंगे और उसमें आगरा एक बड़ी जीत हासिल करने वाला है। यहाँ पर 4 लाख, 4.5 लाख या 5 लाख की ही बात हो रही है। हारने की बात तो कोई कल सोच भी नहीं सकता। इसके पीछे मोदी जी की कल्याणकारी योजनाएं, योगी जी की कल्याणकारी योजनाएं
और ख़ास तौर से हमारे मुख्यमंत्री का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी भूर भूर प्रशंसा गांव में हो रही है। सर, एसपी सिंह बघेल जी का आगरा लोकसभा के लिए विजन डॉक्यूमेंट क्या है? अगर आप सांसद चुने जाते हैं, जैसा कि आप आश्वस्त हैं, कौन कौन सी मुख्य चीज़ें हैं जिनको आप धरातल पर उतारना चाहते हैं? जैसे शहर के मामले में हम एक पोर्शन को स्मार्ट सिटी में लेकर के आए नगर विकास से, वहाँ 1400 करोड़ से ऊपर का काम हुआ है। मेट्रो में बहुत सी बाधाएं थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी के सहयोग से और दुर्गा शंकर मिश्रा जो चीफ सेक्रेटरी वो नगर विकास के थे और संयोग से मैं उस कमेटी में था, और वो हमारे आगरा के डीएम थे जिन्होंने ग्रीन आगरा और क्लीन आगरा कभी कहा था। तो हमने फाइलों में तमाम बाधाओं को सुलझाने का काम किया। मेट्रो चल पड़ी है और रिकॉर्ड टाइम में चली है और समय से पहले चली है। अब एक बैराज की बात है, ऐसा नहीं है कि मैं ज्वलंत विषयों को नहीं चढ़ता हूँ। आगरा के 5 ब्लॉक में 14 ब्लॉक डार्क हो चुके हैं, वाटर लेवल नीचे हो गया है। तो हम लोग यमुना पे बैराज बनाएंगे तो टूरिस्ट रुकेगा। जितने भी अच्छा पर्यटन है वो टेम्स के किनारे, मिसिसिपी मिसौरी के किनारे, नाइल के किनारे, बोलगा के किनारे, इवन भारत में गोमती के किनारे और अहमदाबाद में साबरमती के किनारे है। ऐसा ही आगरा को बनाएंगे, टूरिस्ट को रोकने का प्रयास करेंगे। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें जितने 90 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत थी पूरी की पूरी हमने एक्वायर कर ली है, किसानों को पूरा पेमेंट कर दिया है और एक भी लिटिगेशन हमारा हाई कोर्ट में नहीं है। और एनवायरनमेंट की जो क्लियरेंस थी वो मेरी मोबाइल में पड़ी है, भूपेंद्र यादव ने दी है और उसका टेंडर हो गया है। आचार संहिता ख़त्म होते ही सिविल टर्मिनल हमारा बनना शुरू हो जाएगा, जिससे एयरफोर्स की बाध्यता हमारे ऊपर नहीं रहेगी। तो मुझे लगता है इसके बाद देश की हर राज्य की राजधानी से एक हवाई जहाज़ आगरा आएगा। आगरा जब लेट आएगा तो रात में रुकेंगे, टूरिस्ट रुकेगा तो खाना खाएगा, तो शॉपिंग करेगा, तो कहीं रुकेगा तो रिक्शा लेगा, आगरा की इकनॉमी बढ़ेगी। सर, अभी आपने कहा था कि प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की रैलियां भी आपके निर्वाचन क्षेत्र में होने वाली हैं। कब प्रधानमंत्री जी की रैली है, कब मुख्यमंत्री, जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को। मैं इतना धन्यवाद देना चाहूँगा एनडीए के जितने प्रत्याशी हैं, मोर देन 500, पर्चा दाखिल होने के बाद जब उनसे पूछा गया कि कोई सी एक मीटिंग बताओ नंबर 1, तो सब ने लिखा है, इंक्लूडिंग एसपी सिंह बघेल, सब ने मोदी जी को लिखा है। हमने फिर दूसरा योगी जी को लिखा था, तीसरा डिप्टी सीएम साहब को लिखा था। तो मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सब जगह डिमांड होने के बाद योगी जी एक बार आ चुके हैं, दोबारा आने वाले हैं, तिबारा फिर आने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 25 तारीख को सुबह 10 बजे आगरा के ऐतिहासिक मैदान कोठी मीना बाज़ार में विजय संकल्प रैली को वो संबोधित करेंगे और 28 तारीख को जलेसर के ऐतिहासिक मैदान एमजीएम कॉलेज में योगी आदित्यनाथ जी आएंगे। फिर 2 तारीख को पुनः रोड शो करने आएंगे, जिसमें मैंने खुद उल्टा निवेदन किया है कि आपकी कृपा से मैं ठीक से जीत रहा हूँ। ये 2 तारीख वाला समय अगर आप फिरोजाबाद, कन्नौज, बदायूं, मैनपुरी को देंगे तो निश्चित तौर से पार्टी को बड़ा लाभ होगा। ये कोई घमंड की बात नहीं है, हमारे अन्य साथियों को भी जीतना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी 25 को, 28 को मुख्यमंत्री जी, उसके पहले मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं। तो मैं जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि 25 तारीख को आगरा आएँ और 28 तारीख को जलेसर आएँ और अपनी जीत सुनिश्चित हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री करेंगे। ये उनका विशेष स्नेह दोनों लोगों का है, जो मुख्यमंत्री जी 3 बार और प्रधानमंत्री, आप सोच सकते हो शायद सीट फंस गई है, सीट नहीं फंसी है। बहुत सी जगह होती है, आगरा से एक संदेश जाता है। आगरा की रैली के बाद उसका आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, इवन भरतपुर, धौलपुर और भिंड, मुरैना, ग्वालियर तक हमारा इम्पैक्ट मीडिया के माध्यम से जाता है। तो उस रैली को हम बम्पर सफल करेंगे। सर, प्रथम चरण चुनाव का हो चुका है, अब दूसरा तीसरा चरण होगा। एक प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है, उसकी काफ़ी आलोचना कर रहा है विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिम समाज का, मुसलमानों का है, जबकि उनका कहना है मनमोहन सिंह ने ऐसी बात कहीं कही ही नहीं। तो किस तरह से आप लेते हैं? बताया जा रहा है कि पोलराइजेशन करने के लिए जो पहला जो चरण हुआ उसमें कहीं बीजेपी को कम वोट मिलता दिखाई दे रहा है, इसलिए बात ऐसी की जा रही है। नहीं, जब आप लोग दिखाते हैं तो मनमोहन सिंह जी के उस बयान को दिखाते हैं, उस बयान से बहुत लोग हर्ट हुए थे। ये बात सच है कि सच्चर कमीशन ने कहा कि मुसलमानों की हालत जो है दलितों से भी बदतर है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी पहला हक, दूसरा हक, तीसरा नहीं कहते हैं। वो तुष्टीकरण नहीं करते हैं बल्कि संतुष्टिकरण कहते हैं। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, किसी का पहला हक नहीं है, किसी का आखिरी नहीं है, बल्कि ये पार्टी अंत्योदय वाली पार्टी है कि अंतिम व्यक्ति, अंतिम मुसलमान नहीं, अंत्योदय, अंतिम बघेल नहीं, अंतिम सीढ़ी पर बैठ खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए उसको अपलिफ्ट करने वाली ये पार्टी है। और माफ़ करना,
मुस्कान तो आ गई थी 14 से 19 में, अब 19 से 24 बीच में मुस्कान बढ़ गई है और 19 से 24 के बीच में खिलखिलाहट आएगी। जो दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे अब मुस्कान की जगह खिलखिलाहट आएगी योजनाओं के माध्यम से। सर, मेरा प्रश्न ये था कि जो स्टेटमेंट आरोप लगाया जा रहा है, मोदी जी ने कहा है कि पहला हक मुसलमानों का है, इस पर ऐतराज़ है कि ये कहा ही नहीं गया है और इसको कहा जा रहा है। नहीं, ऐसा मोदी जी ने तो नहीं कहा कि पहला हक है, उनका तो कहा है देश के संसाधनों पर सबका, कि मनमोहन सिंह जी ने इस बात को कहा था। तो उन्होंने कोट करके कहा मनमोहन सिंह जी को। हाँ, तो वो बात सच है। वोटों की तुष्टि, मुस्लिम वोटों की तुष्टिकरण के लिए मनमोहन सिंह जी ने कहा, मुस्लिम वोटों की तुष्टिकरण के लिए सपा बसपा और कांग्रेस राम के अस्तित्व को नहीं मानती है, राम सेतु को नहीं मानती है, राम मंदिर में उसमें प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते हैं, वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इससे मुस्लिम वोट जो है नाराज़ होगा। और राम राम साहब तक कहने में वो आती है। तो कहने का मतलब ये है कि अयोध्या को ज़रा जाके देखें, राम जी को तो देखें ही, लेकिन 31,000 करोड़ लगा करके उस नगरी को बिल्कुल कौशल्या नगरी बनाई है, जैसे 1,08,000 साल पहले दशरथ जी की जैसी कौशल्या थी, उससे भी ज़्यादा भव्य और दिव्य बनाई है। तो ज़रा देख करके आएँ और कार सेकों पर गोली चलाने वाले गुनाह को वहाँ माफ़ी मांग लेंगे तो ज़्यादा ठीक हो जाएगा, शायद भगवान माफ़ कर दें। सर, जो बीजेपी कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, उसको जो कहा गया कि ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र किसमें छाया नजर आती है, ऐसे मोहम्मद शमी की तारीफ करते हैं प्रधानमंत्री जी, और एक तरफ कहते हैं कि जो पहला हक है देश के संसाधनों पर वो मुसलमानों का, ऐसा जो है मनमोहन सिंह जी ने कहा था। तो विपक्ष का जो मुख्य आरोप है वो कह रहा है कि ये जो पहला चरण गुजरा है, इसके बाद स्थिति को संभालने के लिए, पोलराइजेशन करने के लिए इस तरह के बार बार स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर? लोकदल से गठबंधन के बाद पहला चरण में जानता हूँ कौन सा, लोकदल के गठबंधन, बिना गठबंधन के सपा बसपा और लोकदल के पिछले गठबंधन के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ने के बावजूद सबसे भयंकर सीट लोकदल की और बड़े नेता बागपत से जयंत जी हारे थे, मुजफ्फरनगर से अजीत चौधरी जी हारे थे, उसके पहले बागपत से अजीत सिंह हारे थे, उसके पहले मथुरा से जयंत हारे थे, तो दोनों लोग हारे थे। अब हमारे पार्टनर हैं, मैं जनता को समझाने के लिए कह रहा हूँ, तब जीते तब लोकदल हमारे साथ है। तो उसमें संजीव बालियान मुजफ्फरनगर जीते थे और हमारे सतपाल सिंह बागपत से जीते थे और लोकदल को एक भी सीट नहीं मिली। अब लोकदल हमारे साथ है, तो पहला राउंड में लोकदल बहुत प्रभावशाली है। अब बागपत है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, गाज़ियाबाद है, बुलंदशहर है, सहारनपुर है, कैराना है, बिजनौर है, नगीना है, ये सीटें लोकदल ने बहुत मजबूत कर दी हैं। और माफ़ करना, थर्ड राउंड में लोकदल बहुत प्रभावशाली है, जिसमें अलीगढ़ सीट है, इगलास में बहुत जाट है, उसमें खैर में बहुत जाट है, उसमें सादाबाद हाथरस में बहुत जाट है, मथुरा में गोकुल गोवर्धन भरी पड़ी है। अब एक एक विधानसभा गिनाने की ज़रूरत नहीं है, फतेहपुर सीकरी और दयालबाग है, और आगरा में खंदौली भी है। तो कहने का मतलब ये है कि थर्ड राउंड तक लोकदल का पूरा प्रभाव रहेगा। तो फर्स्ट राउंड से तो हम मजबूत हुए हैं। फर्स्ट राउंड की जो हवा है वो सेकेंड आते आते लहर बनेगी और थर्ड आते आते सुनामी हो जाएगी। और सातवें राउंड पर जब बनारस लोकसभा इसमें आएगी, चंदौली आएगी, मिर्ज़ापुर आएगी, तब ये तूफान में बदल जाएगा। सर, अंतिम सवाल ये है कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि मोदी जी एक ऐसा ट्रेनिंग कॉलेज चला रहे हैं भ्रष्टाचार का, जिसमें तमाम तरह की पढ़ाई हो रही है। जो जब पैदा नहीं हुए थे उसके पहले उनके दादा नाना जो भी हैं, जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में देश को आज़ाद कराने वाली कांग्रेस ने कृष्णा मेनन का जीप का घोटाला हो गया था। इसके बाद उनके पिताजी के समय बोफोर्स हुआ था। फिर उनके बनाए हुए मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव के समय 2G 3G कोयला और कॉमनवेल्थ हुआ था। तो वो जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई कांग्रेस के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एकदम नई बात कह रहा हूँ। हम लोग शौचालय, आवास, उज्ज्वला, सिलेंडर आदि की बात करते हैं। हमें यहाँ से बात शुरू करनी चाहिए कि जो लुटियन जोन है दिल्ली, वो काजल की कोठरी है। नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के साथ पिछले 10 साल से उस काजल की कोठरी में रह रहे हैं, और इसके बाद भ्रष्टाचार का एक दाग न कपड़े पे है न चेहरे पर है। ऐसा कोई नेता कर ही नहीं सकता। इसलिए एक शेर हमेशा सुनाता हूँ कि ना मांझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी टूटी ये कैसा सफ़र है। फ़कीरी का अपना अलग ही मज़ा है, न पाने की चिंता न खोने का डर है। इसलिए वो तुष्टिकरण वाले नेता नहीं है, वो गरीब को संतुष्ट करते हैं। इसलिए एक भी भ्रष्टाचार का आरोप ना होना ये भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी घटना है।
बनना सबके समय में भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें कांग्रेस तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई थी। 2G 3G कोयला कॉमन, बोफोर्स और ख़ास तौर से जीप घोटाला। तो ना पाताल छोड़ा पनडुब्बी में किया, ना पाताल छोड़ा कोयला किया, ना अंतरिक्ष छोड़ा जिसमें 2G किया, और खेल तक को नहीं छोड़ा, रक्षा तक को नहीं छोड़ा। उनके मुंह से अच्छी बातें नहीं लगती राहुल गांधी के मुंह से। सर, आपने कहा कि बीजेपी के रिजीम में खासतौर से मोदी जी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, लेकिन विपक्ष कह रहा है जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला आया है सबसे बड़ा घोटाला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे के इसको बाहर लाए हैं, तो इसके पीछे क्या घोटाला लगता है विपक्ष मांग कर रहा है? अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्टोरल बॉन्ड को विस्तृत रूप से बताया। दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी है उस पर इलेक्टोरल बॉन्ड कम है, जिसकी 15-20 राज्यों में सरकार चल रही है, जो केंद्र में सरकार चल रही है, और जो उड़ीसा वाली पार्टी है बिजू पटनायक की, ममता वाली पार्टी है या RJD है, इन पार्टियों पर भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड है। धन्यवाद। ये थे आगरा लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी प्रोफेसर SP सिंह बघेल साहब। आपने बहुत बेबाकी से उत्तर दिए और आपका कहना है कि जो बीजेपी सरकार है इसमें जो अंत्योदय के तहत जो एक मुस्कान आनी चाहिए थी वो खिलखिलाहट में बदलने वाली है और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी की एक रैली आगरा में कोठी मीना बाजार में है, जिसमें उन्होंने अपने पूरे क्षेत्र के मतदाताओं से, पूरी आम जनता से अपील की है उसमें अवश्य आएँ और पूरी तरह से उस रैली का प्रतिभाग करें। एटा से ABP न्यूज़ के लिए राकेश भदौरिया की रिपोर्ट।